इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप, यानी निर्देश तंत्र और उसके प्रकार के बारे में। ये टॉपिक क्लास 11 के यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, आईटी जेई मेंस, नीट, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर में कवर किया गया है। तो जो लोग इनमें से किसी भी कोर्स से संबंधित हैं वो लोग इस वीडियो में बने रहें, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए। इसके अलावा जो लोग इससे संबंधित नहीं हैं वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में एक प्योर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसके प्रकार समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ताकि इसको अच्छे से समझाया जा सके। मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, तीसरा व्यक्ति है सी और चौथा व्यक्ति है डी। ए व्यक्ति जो है वो दाहिनी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से गति कर रहा है और जो बी है वो भी दाहिनी दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गति कर रहा है और जो सी है वो बाईं ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गति कर रहा है और जो लास्ट व्यक्ति है डी वो रेस्ट में बना हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं व्यक्ति बी से कि ए की स्पीड, ए की वेग उसको कितनी दिखाई दे रही है। तो बी जवाब देगा कि उसको ए का जो वेग है वो 0 दिखाई दे रहा है, यानी बी कहेगा कि मेरे सापेक्ष में ए तो गति ही नहीं कर रहा है। अब क्योंकि दोनों समान दिशा में समान वेलोसिटी से गति कर रहे हैं तो बी के सापेक्ष में ए का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अब मैं सेम क्वेश्चन व्यक्ति सी से पूछता हूं कि उसको ए का स्पीड कितना दिखाई दे रहा है। तो सी जवाब देगा कि उसको ए का स्पीड दिखाई दे रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ए दाहिने साइड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है और सी बाएं साइड में यानी अपोजिट दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। तो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा और सी को उसका वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड दिखाई देगा। अब मैं यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डी से पूछता हूं कि उसको ए का स्पीड कितना दिखाई दे रहा है। तो डी जवाब देगा कि उसे ए का स्पीड दिखाई दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड दाहिने साइड। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों व्यक्ति से एक ही क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन तीनों ने इसका अलग अलग जवाब दिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों का जवाब सही है। और फिजिक्स में या साइंस में ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी समस्या जिसमें एक से ज्यादा आंसर निकल रहे हों और सभी आंसर सही हैं जबकि क्वेश्चन एक ही किया गया हो, ये बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर देता है कि हमारा जो फिजिक्स का नियम है क्या वो हर जगह बदल जा रहा है। ये समस्या क्यों क्रिएट हुआ है, इसको अब हम समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपका घर कितना दूर है। तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है जब तक मैं इससे पहले ये ना पूछूं कि आपका घर इस बिंदु से कितना दूर है या दिल्ली से कितना दूर है या बनारस से कितना दूर है। और जिस समय मैंने ये चीज पूछा कि आपका घर इस बिंदु से कितना दूर है, उसी समय मैंने इस पॉइंट को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, उसके मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आप बस में बैठे हुए हैं और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप मान लीजिए बस ड्राइवर के सीट से तीसरे या चौथे सीट पीछे बैठे हैं। तो आपका जवाब होगा कि मैं बस में बस ड्राइवर के सीट से तीसरी सीट पीछे बैठा हूं। तो इस समय आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके तुलना में हम चीजों को स्पेसिफाई करेंगे, पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं या साइंस में या मैथ में भी यूज किया जाता है, वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे आप लोग परिचित होंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक प्रकार होता है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को दर्शाने के लिए 3 स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड
और एक टाइम कोऑर्डिनेट टी लिया जाता है। इन चारों कोऑर्डिनेट को मिला के हम इसको स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और किसी भी इवेंट, किसी भी घटना को दर्शाने के लिए हमें इन्हीं चारों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है P, वो स्पेस में कहीं है और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो उसका पोजीशन हम ओरिजिन O, जो कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से जो लिखने का तरीका होता है आप लोग जानते हैं, r वेक्टर इक्वल टू x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। क्यों? इसका मतलब हुआ कि x परिमाण जो है वो x दिशा में, i कैप x डायरेक्शन में दिशा बताता है, i कैप जो है इसमें परिमाण तो 1 होता है और दिशा ये x एक्सिस के अलॉन्ग दर्शाता है। तो इसी प्रकार j कैप में भी जो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन दिशा y एक्सिस होता है, यानी x एक्सिस से परपेंडिकुलर। और k कैप है वो i कैप और j कैप तीनों के परपेंडिकुलर z एक्सिस के अलॉन्ग दिशा दर्शाता है, परिमाण इसका भी 1 होता है। अब अगर मुझे ओरिजिन से इस पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना हो तो ये हो जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब मान लीजिए ये पार्टिकल जो है ये स्पेस में स्थिर नहीं है, समय के साथ इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y, z वो बदलता रह रहा है। तो अब जैसे ही उसका पोजीशन समय के साथ बदलने लगेगा, इसका मतलब वो गति कर रहा है, और वो गति कर रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे? dr/dt, यानी समय के सापेक्ष में उसके पोजीशन में हो रहा है चेंज। तो एक नया क्वांटिटी पैदा हो जाएगा जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। यानी ये इसको लिखेंगे हम dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप प्लस dz/dt k कैप। ये हो गया वेलोसिटी को डिनोट करने का तरीका। अब मान लीजिए उसका वेलोसिटी भी समय के साथ बदल रहा है, तो इसको लिखेंगे dv/dt। तो इसको हम पढ़ेंगे dt, यानी समय के सापेक्ष में उसके वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। और वेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक बार और ये dv/dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2x/dt स्क्वायर i कैप, d2y/dt स्क्वायर j कैप, d2z/dt स्क्वायर k कैप प्लस के साथ। तो इस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन डिनोट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट, और उस पोजीशन में होने वाले चेंज को अगर टाइम के साथ डिनोट करेंगे तो कुल 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक प्रकार है, न कि खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा देखेंगे। आई होप अब आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बहुत आप लोग के दिमाग में इमेजिन हो पा रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन द स्पेस। यानी निर्देश तंत्र एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम किसी पार्टिकल के स्थिति, उसके वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन आदि को व्यक्त करते हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें जो वर्ड लगा है इनर्शियल, ये वर्ड इनर्शिया से आया है। तो इनर्शिया आप लोग जानते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें होने वाले किसी चेंज का विरोध करती है। ठीक है, और ये जो जड़त्व होता है ये द्रव्यमान का ही मेजरमेंट होता है, मास का ही मेजरमेंट होता है, क्योंकि जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता हो, यानी जो न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया वो वैलिड हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करेगा तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन नहीं होता है। यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो स्थिर होंगे या तो गति भी कर रहे होंगे, तो एक समान वेलोसिटी से गति कर रहे होंगे। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स के नियम होते हैं वो सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। मैं इसके एग्जाम्पल पे फिर से आऊंगा, लेकिन पहले मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बार समझा देता हूं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है। इसके एग्जाम्पल्स भी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड ना हो, होल्ड ना करता हो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया पे एक बार आते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन का पहला नियम है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है
तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये नियम जो है ये कहाँ पे होल्ड नहीं करता, कहाँ पे इनवैलिड हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, जब तक ये बस स्थिर रहेगा तब तक इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और उसमें न्यूटन के सभी नियम एप्लीकेबल होंगे, तब तक तो ये इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए ये बस गति करता है, लेकिन एक समान वेलोसिटी से गति करता है। मैं एक समान वेलोसिटी बोल रहा हूं, एक समान चाल नहीं, चाल और वेलोसिटी में दोनों में अंतर है। तो जब ये एक समान वेलोसिटी से गति करेगा तो तब भी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का परिभाषा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब भी ये एक इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा। यानी इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होगा और न्यूटन के सभी नियम के अलावा जो फिजिक्स के और भी नियम हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब हम इसमें दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस ये कि मान लीजिए ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो उसी समय इसका चाल बदल जाएगा और वेलोसिटी भी बदल जाएगा। ठीक है, देखिए वेलोसिटी जो होता है वो सदिश राशि होता है, उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, और वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। चाल में दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। तो जब ब्रेक लगाएगा तो उसका चाल और वेलोसिटी दोनों बदल जाएगा, तो ऐसे केस में उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस केस में जो व्यक्ति बस में बैठा होगा वो अचानक आगे की ओर झुक जाएगा। अब न्यूटन का पहला नियम तो ये कहता है कि अगर आप आराम से विरामावस्था में बैठे थे तो आपको विरामावस्था में ही रहना चाहिए था, क्योंकि आपके ऊपर तो बल नहीं लगाया गया है। ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगाया, आपके ऊपर कोई बल नहीं लगाया था, फिर भी आप गति अवस्था में आ गए। इसका मतलब न्यूटन का पहला नियम यहाँ पे फेल कर गया। तो इस केस में ये जो बस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। अब चूंकि इसका वेलोसिटी चेंज कर गया तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ जाने के कारण इसमें बेसिक फिजिक्स के नियम जो है वो बदल जाएंगे, वो अलग तरीके से काम करेंगे। एक और केस लेते हैं। मान लीजिए ये जो बस है ये अभी भी एक समान चाल से ही चल रहा है, लेकिन ड्राइवर किसी मोड़ पे बस को घुमाता है, यानी उसका जो वेग का परिमाण है यानी चाल है वो नहीं बदलता है। अगर बस 50 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रहा है तो वो उसी चाल से चल रहा है, लेकिन एक मोड़ पे जब ये मुड़ेगा तो उसका चाल बदले चाहे न बदले, उसका दिशा बदल जा रहा है गति का, यानी उसका वेलोसिटी, उसका वेग बदल जा रहा है, और वेग बदल गया तो उसमें ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस केस में भी जो बस में बैठा व्यक्ति है वो बाहर की ओर, खिड़की की ओर थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, ऐसा लगेगा उसको बाहर की ओर एक बल लग रहा है। तो ऐसे केस में भी पहला नियम फेल कर गया, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर कोई बल नहीं लगाया गया था, ड्राइवर तो बस को मोड़ पे मोड़ रहा था। तो ऐसे केस में भी ये बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा। अब हम आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के परिभाषा पे। तो ये एक बहुत बड़ा दुविधा का विषय है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे बोलेंगे, क्योंकि आप इसके जटिलता को समझिए। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी खुद सूर्य के चारों ओर रोटेटरी मोशन करता है। अब पृथ्वी अगर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसके चाल में परिवर्तन हो चाहे न हो, उसके गति का दिशा तो हर वक्त बदल रहा है, और गति का दिशा बदलेगा तो उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, और वेग परिवर्तित होगा तो उसमें त्वरण आ जाएगा, और जैसे ही त्वरण आ जाएगा वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। यानी पृथ्वी हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पृथ्वी पे लिया गया कोई भी रेफरेंस पॉइंट वो भी पृथ्वी के साथ गति करेगा, तो वो भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो ऐसी समस्या जब साइंटिस्ट के सामने आई थी तो सभी साइंटिस्ट फिजिक्स के नियमों की रक्षा करने के लिए कि ऐसे तो हमारे फिजिक्स के सभी नियम ही इनवैलिड हो जाएंगे, उन्होंने एक कल्पना की कि जरूर इस पूरे यूनिवर्स में एक कोई ना कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर होगा, और उसको उन्होंने नाम दिया था ईथर। और जो ईथर हाइपोथेसिस एक दिया गया था, हालांकि यह हाइपोथेसिस फेल हो गया, ऐसा कोई ईथर जैसा चीज डिटेक्ट नहीं किया गया, यानी आइडियली आज तक कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिल पाया है। लेकिन पृथ्वी का जो त्वरण होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ऐसे केस में पृथ्वी को हम प्रैक्टिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं और पृथ्वी पे स्थित
किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम प्रैक्टिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं, जिसमें पृथ्वी के मोशन को छोड़ के और किसी गति के कारण एक्सेलरेशन न हो। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप के बारे में समझ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या लगा कि ये टॉपिक इसमें छूट गया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा या उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा और इसको एलोबरेट करके मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।